स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक। कई बच्चे हमसे बोले कि सर वर्क एंड टाइम एंड वर्क जो भी टॉपिक है इस पे सर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करा दीजिए। सर इसके क्वेश्चन कभी कहीं ना कहीं ज़रूर हमको फंसा देते हैं। तो आज वो टॉपिक मैं लेके आ गया हूँ, टाइम एंड वर्क, जिसको हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। इतना बेसिक से पढ़ेंगे कि कोई भी इसको सीख सकता है। अगर वो नॉर्मली पहली बार भी देख रहा है, उसको थोड़ा बहुत मैथ का कैलकुलेशन आना चाहिए और वो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को बना सकता है। तो आज हम लोग सीखेंगे इसके हर एक कॉन्सेप्ट को। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, कैसे इससे सवाल बनते हैं, कैसे इसके बाद हम लोग वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस अभियान को। और तो अगर हम जब भी टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो मैं अक्सर देखा हूँ कई जगहों पे कि जब भी टाइम एंड वर्क शुरू होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन से ही शुरू होता है। और सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर देता है, तो बताइए ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से उनका कॉन्सेप्ट शुरू होता है। पर जो अगर हम लोग रियल बात करें तो टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से शुरू होता है, जो क्लास 8 से शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझने वाली चीज़ तो ये है कि सर डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। बिना इसको समझे जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएंगे वर्क एंड टाइम को, तो समझिए कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत कम, आप दिमाग बहुत कम यूज कर रहे हैं और रोट मेमोराइजेशन ज़्यादा यूज कर रहे हैं कि हाँ सर इस कॉन्सेप्ट को हम एक दिन का काम निकालेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझने वाली चीज़ ये है कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, कैसे इस तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें तो सीधी सी बात इतनी है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर कुछ भी बढ़ रहा है या प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है, उसके कंपेयर में अगर कुछ भी बढ़ रहा है दूसरी साइड, मतलब एक साइड अगर कुछ बढ़ रहा है तो दूसरी साइड भी कुछ बढ़ रहा है, और एक साइड अगर कुछ घट रहा है तो दूसरी साइड भी अगर कुछ घट रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब डायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है दूसरे भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं कोई भी आर्टिकल खरीदने के लिए, सपोज आप पेन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो पेन खरीदने जा रहे हैं तो पेन की प्राइस, पेन जितना, मान लीजिए एक पेन खरीदे तो कितना लगा, 5 रुपये लगे। ठीक है, अगर 2 पेन खरीदे तो कितना लगा, 10 रुपये लगा। अगर 3 पेन खरीदे तो कितना लगा, 15 रुपये लगा। और ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप 10 पेन खरीदे तो कितना लगा, 50 रुपया। तो आप क्या यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे सर नंबर ऑफ पेन, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल बढ़ रहा है तो प्राइस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ पेन हम लोग घटा रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस भी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा कि जहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्राइस, मतलब कोई भी क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी भी तरफ सेम क्वांटिटी बढ़ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। अगर किसी भी आर्टिकल बढ़ेगा तो उसका कॉस्ट जेन्युइन है, बढ़ेगा। ठीक है, आप एक पेन खरीदने जाते हैं तो और 2 पेन खरीदने जाते हैं तो दोनों के प्राइस वेरी होगा। ऐसा नहीं है कि 2 पेन का प्राइस एक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ पेन्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ प्राइजेस भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। जब भी कोई क्वांटिटी दोनों तरफ एक साथ बढ़े तो आप समझ जाइए वहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है। वहीं पे आप देखिए लेंथ ऑफ रोप, है ना, किसी भी रस्सी की लंबाई अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आप 1 मीटर रस्सी खरीदने जाते हैं 5 रुपये में मिलेगी, 10 तो 20, सेम वही क्वांटिटी। अगर कोई चीज़ साथ बढ़ रही है या फिर साथ घट रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। वहीं पे डिस्टेंस एंड टाइम की बात हो रही है। ठीक है, कोई जितना डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, आपका टाइम भी बढ़ता चला जाएगा। तो जितना दूरी बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, आपका टाइम भी बढ़ेगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें किसकी, एज और हाइट की, जितना जितना आपका एज बढ़ेगा वैसे ही आपकी हाइट भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो
तो ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखते कैसे, नोटेशन कैसे देते हैं इसका? तो यहाँ पे मान लीजिए कोई क्वांटिटी है x, ठीक है, और ये इसका कुछ प्राइस है। मान लीजिए एक पेन का कोई प्राइस होगा, एक पेन का कुछ प्राइस होगा, मान लीजिए y उसका प्राइस है। ठीक है, तो इसका नोटेशन ये है कि अगर x बढ़ेगा तो ये y भी क्या होगा? बढ़ेगा, और अगर x घटेगा तो ये y भी क्या होगा? घटेगा। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है, उसका क्वांटिटी बढ़ रहा है तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, और क्वांटिटी घटेगा तो प्राइस भी घटेगा। जैसे नॉर्मल अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हैं और आपको 1 महीने का दवा लेना है, तो 1 महीने के दवा में अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको 3,000 रुपये मान लीजिए पड़ रहा है। तो आपके पास अगर 3,000 का बजट नहीं है तो आप क्या कहते हैं? क्वांटिटी घटा दीजिए। ठीक है, कि जितना पैसा है उतने में आपको क्या मिल पाए? दवा मिल पाए। तो वो क्या करता है? क्वांटिटी घटा देता है, मतलब आपको 15 दिन का दवा दे देगा, तो आपको क्या हो जाएगा? क्वांटिटी, पैसा क्या हो गया? घट गया। तो मतलब क्वांटिटी घटा तो पैसा भी घट गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मतलब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। अगर हम लोग इसको नीचे ले आए तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, x अपॉन वाई। यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी 1, वैसे तो 1 आएगा, पर हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं k। तो आपको जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलेगा तो ये रेशियो के फॉर्म में मिलेगा, x अपॉन वाई या फिर x रेशियो वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको बढ़ाने से, कोई 2 चीज़ें ऐसी हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि जिनको एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मुख्य बात हमारी क्या हो गई यहाँ पे? x अपॉन वाई इज इक्वल टू की। तो ये चीज़ें हो गई किसकी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन की हो गई। अब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? तो इनवर्स प्रोपोर्शन ऐसा जैसे अगर एक तरफ का अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरे तरफ का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। जहाँ पे भी आपको ये समझ में आए कि यहाँ पे देखने पे तो ये लग रहा है कि एक तरफ की वैल्यू बढ़ रही है और दूसरे तरफ की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है, तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि कमाल किसका है? ये इनवर्स प्रोपोर्शन का कमाल है। ठीक है, कैसे? अब देखिए स्पीड एंड टाइम। ठीक है, आप बाइक पे जा रहे हैं और अगर आप कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट टाइम, मतलब 1 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप स्पीड अपना बढ़ा दिए, ठीक है, तो आपका स्पीड कितना हुआ यहाँ पे? 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन अगर आप यही 1 किलोमीटर आधे घंटे में जा रहे हैं तो क्या हुआ? आपका टाइम कम हुआ ना, और ये आपका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया। तो जहाँ पे भी आपको ये लगेगा कि चीज़ें बढ़ रही हैं एक तरफ और एक तरफ चीज़ें क्या हो रही हैं? घट रही हैं, आप समझ जाएंगे वो क्या है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे स्पीड और टाइम सेम जगह पे आपको 10 किलोमीटर जाने पे अगर आपको क्या लगता है? 1 घंटा लगता है, और आप स्पीड को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, दोगुना कर देते हैं, तो वहाँ पे आधे घंटे में आप क्या हो जाएंगे? पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है? घट रही है। तो जहाँ भी ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इनवर्स प्रोपोर्शन। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ लेबर्स और नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हैं कि किसी भी काम को, कोई पर्टिकुलर काम है, अगर इसको करने में अगर हम लोग नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ा दें तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? अगर कोई एक अकेला कोई काम को कर रहा है तो उसको हो सकता है कि किसी काम को करने में 10 दिन लगे, पर वहीं पे अगर 2-3 लोगों को हम लोग लगा देते हैं तो वहाँ पे काम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, और जब काम कम हो गया मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी एक तरफ बढ़ी तो एक तरफ क्या हो गई? घट गई। ठीक है, नंबर ऑफ डेज एक तरफ क्या हो गया? घट गया। तो जहाँ भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी एक तरफ बढ़ रही है और एक तरफ क्या हो रही है? घट रही है, तो वो समझ जाएंगे हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। वहाँ तीसरा एग्जाम्पल ले हम लोग वॉल्यूम और प्रेशर का। ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर कैसे अब एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। जब भी हम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी गैस पे अगर हम लोग प्रेशर देते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? जितना आप प्रेशर देंगे उतना ही क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें हम लोग को इतनी एग्जाम्पल से ये समझ में आई कि अगर किसी भी तरफ की एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी तरफ की एक क्वांटिटी घट रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन का यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, इसको आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 100 रोटियां हैं, ठीक है, तो 100 रोटियां हैं और अगर यहाँ पे अगर हम लोग को एक एक रोटी अगर 100 लोगों को दे दिए तो ये क्या हो गया, मतलब एक एक रोटी सबको मिल गया। लेकिन अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग 50 को दिए तो ये क्या होगा, 2-2 रोटी सबको मिलेगा, ठीक है। तो एक तरफ घट रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को कम करेंगे वैसे वैसी चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ती जाएंगी दूसरी तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे ये हो गया x, मान लीजिए कोई क्वांटिटी हो गई, और ये क्या हो जाएगा 1/y कर सकते हैं, मतलब दूसरी तरफ की क्वांटिटी क्या हो रही है, एक तरफ की बढ़ रही है तो एक तरफ क्या होगा, घटेगा, और एक तरफ घटेगा, अगर एक तरफ का बढ़ेगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई, इन्वर्स प्रोपोर्शन की हो गई। आई बात समझ में। तो अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा और y बढ़ेगा तो यस घटेगा। आप सिंपली भी सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट k मान लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक है, y की कुछ ही वैल्यू होगी, मान लीजिए y की वैल्यू अगर हमारी बड़ी होती जा रही है, ठीक है, तो y का वैल्यू जितना बड़ा होगा उतना यहाँ पे कोसेंट क्या होगा, छोटा आएगा, ठीक है, उतना यहाँ कोसेंट छोटा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू उतना ही छोटा होता जाएगा। पर अगर y की वैल्यू जितना घटेगा उतना ही कोसेंट क्या होगा, बड़ा आएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 20 है, ठीक है, मान लीजिए ये x है और यहाँ पे कुछ y मान लेते हैं, कुछ ही y मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 मान लेते हैं, y = 2, ठीक है। तो y = जब 2 हम लोग किए तो कितना आया आंसर, 10 आया, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग y के वैल्यू को 4 कर दें तो आंसर क्या आएगा आपका, 5 आएगा। अगर हम लोग y की वैल्यू को 5 कर दें तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे x की वैल्यू क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 10 था, यहाँ पे x की वैल्यू 5 था, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। तो जैसे जैसे ये y क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है, देखिए y जैसे बड़ा होते जा रहा है वैसे x क्या हो रहा है, छोटे होते जा रहा है। और जैसे जैसे अगर x, यहाँ पे देखिए अगर x बड़ा रहेगा तो y क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 10 है तो y क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये बातें हैं किसकी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि कैसे इसको हम लोग समझते हैं, कैसे ये वर्क करता है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका, अगर इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें तो x × y = k। तो ये दोनों चीज अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को, उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ इस पे एग्जांपल लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे, फिर इससे रिलेटेड फिर टाइम एंड वर्क पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि मोहन राइट्स 420 वर्ड्स इन 1 आवर, ठीक है। तो वर्ड्स का हम लोग एक कॉलम बना लेंगे, कितना लिखता है, 420 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद और टाइम कितना लगाता है, 1 आवर। उसके बाद हाउ मेनी वर्ड्स वुड ही राइट इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि 10 मिनट में ये कितना वर्ड लिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 1 घंटे में कोई 420 शब्द लिखता है तो 10 मिनट में कितना लिखेगा। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वर्ड्स बढ़ेंगे, और जैसे जैसे टाइम घटेगा वैसे वैसे वर्ड्स घटेंगे, क्योंकि जो मोहन है वो तो चेंज हो नहीं जाएगी, उसकी एफिशिएंसी तो चेंज हो नहीं जाएगी। अगर वो लिखता है 1 घंटे में 420 वर्ड तो उसी रेशियो में तो 10 मिनट में भी लिखेगा।
तो यहाँ पे हम लोग किस समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह की बात कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अभी हम लोग ने एक रिलेशन पढ़ा था कि क्या x अपॉन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, या अगर हम लोग x मान लें इसको, तो ये तो ऐसा हो जाएगा ना, इस दोनों का रेशियो तो बराबर ही होगा। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी जब भी दोनों तरफ का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि x अपॉन वाई क्या है, k के कांस्टेंट के बराबर है। तो मतलब यहाँ पे इसके वर्ड्स का भी रेशियो बराबर होगा और इसके टाइम का भी रेशियो बराबर होगा। तो अगर हम लोग इसके वर्ड और टाइम का रेशियो देखें तो ये क्या हो जाएगा, 420 अपॉन x इज इक्वल टू 60 मिनट। इसको मिनट में देखिए, हम लोग हमेशा यूनिट्स को एक ही रखते हैं, अगर यूनिट्स को चेंज नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो 60 मिनट और ये क्या हो जाएगा 10 मिनट, मतलब 60 में 420। तो यहाँ पे आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं कि x ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420 इंटू 10 इक्वल टू 60 अपॉन इंटू एक्स। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 420 इंटू 10 अपॉन 60। ठीक है, 10 से 10 यहाँ पे कट गया, 6 7 जा 42, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 70। मतलब उसको क्या पता करना था कि 10 मिनट में कितने वर्ड्स लिखेगा, तो 10 मिनट में वो कितने वर्ड्स लिखेगा, 70 वर्ड्स लिखेगा। तो ऐसे हम लोग सोचेंगे क्वेश्चंस को कि कैसे उसको डील करना है। देखिए यहाँ पे आप अगर एक बात समझ गए कि डायरेक्ट से है कि इन्वर्स से है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट से है तो इसलिए आप रेशियो में उसको लिख के और उसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और आइए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेंगे, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3267 3267 ऑन, अब यहाँ पे पेट्रोल की बात हो रही है तो लीटर, ऑन 2200 लीटर्स। ठीक है, हाउ कैन इट ट्रेवल ऑन 11 लीटर्स ऑफ डीजल। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि 11 लीटर्स डीजल पे वो कितना चल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है। एक चीज़ क्या है, चीज़ें क्या हो रही है, घट रही हैं। अगर इधर घटी हैं तो इधर भी घटेंगी, प्रोपोर्शन तो उसका इक्वल ही रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। ये अभी हम लोगों ने देखा क्या, x अपॉन वाई इज इक्वल टू k, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू की प्रोपोर्शन क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। आइए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3267 अपॉन x मान लेंगे, और मान लेंगे कि 11 लीटर्स में x किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये हो जाएगा 2200 अपॉन 11। अब इसको फिर से वही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3267 इंटू 11 इज इक्वल टू 2200 इंटू एक्स। फिर सेम वर्क 3267 इंटू 11 अपॉन 2200। ठीक है, आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, 11 2 जा 22। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3267 अपॉन 200। ठीक है, अगर आप इसको 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 पॉइंट, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, और पॉइंट लगेगा तो 0 बढ़ेगा, और 2 5 जा 10, नीचे क्या बचेगा 100, और 100 अगर नीचे है तो यहाँ पे 2 डेज और यहाँ पे आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 16.335 किलोमीटर। ठीक है, आप ऐसे करेंगे, आप 200 से डिवाइड करने जाएंगे तो फंस सकते हैं आप कहीं ना कहीं, पर जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, और आपको पता ही है कि 2 0 अगर नीचे है तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ पे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि 11 लीटर्स में वो कितना चल पाएगा, 16.335 किलोमीटर चल पाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और फिर उसको देखेंगे।
आइए देखते हैं अदर क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ 39 मैंगोज कॉस्ट 351 फाइंड द 13 मैंगोज कॉस्ट। ठीक है, तो फिर से वही काम करेंगे कि यहाँ पे मैंगो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट। अब देखिए 39 मैंगो का कॉस्ट कितना है, 351 है, तो पूछा जा रहा है कि 13 मैंगोज का कॉस्ट कितना होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं x होगा उसका कॉस्ट। अब इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, तो ये 39/13 इज इक्वल टू 351/x। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 39 इंटू एक्स इज इक्वल टू 351/13 x इज इक्वल टू 351 इंटू 13/39। 13 3 जा 39 और 3 4, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 170 रुपीज़। ठीक है, तो ये सिस्टम है डायरेक्ट क्वेश्चन को करने का। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ एज अ होमवर्क। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 45 मिनट। ठीक है, तो एक ट्रेन है जो 61 किलोमीटर 45 मिनट्स में जाता है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर 305 किलोमीटर्स। एक क्वेश्चन ये है। इसके बाद आप कर सकते हैं इसको बहुत इजीली। दूसरा क्वेश्चन है, अ मशीन कैन कट 500 टिकट्स ऑफ प्लेटफॉर्म इन 7 आवर्स। ठीक है, 500 टिकट्स 7 आवर्स में कर सकता है, तो 4500 टिकट्स कितने में करेगा, कितने आवर्स में करेगा, ये आपको बताना है। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वेट ऑफ अ मैन इज़ 42.5 kg। ठीक है, एक आदमी का वेट अगर 42.5 kg है, फाइंड द वेट ऑफ 15 मेन ऑफ सेम वेट। अगर 15 आदमी का कितना वेट होगा कि जब उसका वेट क्या होगा, सेम होगा। तो आप इसको आप इन तीनों क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट, सॉरी बार बार मेरे से इनडायरेक्ट निकल जा रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। अब प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है, इफ 48 मैन कैन स्टैंड अ वॉल इन 16 डेज। ठीक है, एक वॉल को बनाने में 48 पर्सन जो है वो कितने डेज लेते हैं, 16 डेज लेते हैं। ठीक है, 48% क्या लेते हैं, 16 डेज लेते हैं। तो फिर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू स्टैंड द सेम वॉल बाई 32 मैन। तो अगर उसको 32 मैन करेंगे तो कितने दिन का समय लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो प्रोपोर्शन था, इनवर्स प्रोपोर्शन जो था वो आया था हम लोग का x इंटू वाई इज इक्वल टू के। ये हमारा था, ये एक्सप्रेशन हम लोग को मिला था। तो इसी एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप नॉर्मली भी सोच सकते हैं, बिना एक्सप्रेशन का भी सोच सकते हैं कि अगर कोई काम है, ठीक है, अगर कोई काम है उसको करने में कुछ आदमी को कुछ समय लगते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यही दीवार है आपके सामने, जो दीवार है उसको बनाने में 48 पर्सन जो है वो 16 डेज लेते हैं। ठीक है, तो उसी को अगर हम लोग क्या कर देंगे, अगर आदमी घट रहे हैं तो डे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर 48 आदमी एक दीवार को बनाने में 16 दिन ले रहे हैं, तो अगर हम लोग आदमियों को घटा दें तो टाइम तो और बढ़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ घट रहा है तो दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक चीज़ घटेगा दूसरा बढ़ेगा, तो वहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। और इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, x इंटू वाई का कांस्टेंट, x इंटू वाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट के बराबर रख देते हैं। तो देखिए x कौन है यहाँ पे, ये है x और ये है क्या, y। तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा 48 इंटू 16। अब ये क्या हो जाएगा, 32 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे 32 इंटू एक्स हो गया, ये भी पूरा काम कर दिया। मान लीजिए कि x दिनों में वो काम कंप्लीट करते हैं, जो भी आदमी है 32 आदमी है, x दिनों में काम करते हैं, वो भी काम कंप्लीट कर दिए, और ये तो काम कंप्लीट किए हैं 48 लोग 16 दिन में। तो दोनों का काम क्या हो जाएगा, काम बराबर होगा। देखिए इक्वेशन हम लोग को कभी बराबर लिखना है, इक्वेशन बराबर लिखना है मतलब काम बराबर लिखना है। तो काम इनका भी बराबर हो गया, इनका भी बराबर हो गया। मान लिया कि लेट द x डेज टेकन बाई 32% टू कंप्लीट अ वॉल। ठीक है,
तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखिए जब भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का सवाल रहेगा तो हम लोग इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, दोनों जो क्वांटिटी दी रहेगी मल्टीप्लाई कर देंगे और जो उनको है उनको बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा क्या, x इज इक्वल टू 48 इंटू 16/32, 16 2 जा 32, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये है कि आपका तरीका किसका, इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ 16 पीपल कंज्यूम 5 kg ऑफ राइस इन 25 डेज, ठीक है, कि अगर कोई कुछ लोग हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ 16 पीपल कंज्यूम 5 kg ऑफ राइस इन 25 डेज, ठीक है, ये 16 लोग हैं, 5 kg ऑफ राइस, 5 kg ऑफ राइस कितने दिन में, 25 डेज में, 25 डेज में खा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर हाउ मेनी डेज वुड द सेम क्वांटिटी ऑफ राइस कंज्यूम्ड बाई 40 पीपल, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कितने दिन में सेम क्वांटिटी मतलब 5 किलो ही 40 लोगों के द्वारा खा जाया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने दिनों में, तो दिन पूछा जा रहा है, दिन क्या हो गया आपका x हो गया। अब देखिए इस 5 किलो से हमें मतलब नहीं है, अगर ये 5 किलो नहीं भी देता तब भी हमारा काम चल जाता, क्यों, क्योंकि 5 किलो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, मतलब 5 किलो इसके लिए भी है, 5 किलो इसके भी लिए है, ठीक है। यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि अगर 16 आदमी 5 किलो चावल को 25 दिन में खा जा रहे हैं, तो अगर नहीं देता 16 आदमी कुछ चावल को 25 दिन में खा जा रहा है, तो 40 आदमी उसी चावल को कितने दिन में खाएंगे, तो कोई फर्क नहीं है इस 5 का। तो यहाँ पे क्या है, 5 क्या है, कांस्टेंट है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट क्या है। कई बार क्या होता है, बच्चे जो कॉन्सेप्ट को नहीं समझते वो हर एक चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 क्या है, कांस्टेंट है। अब पूछा ये जा रहा है कि ये 5 किलो चावल है जो 16 आदमियों द्वारा 25 दिन में खाया गया, उसी चावल को 40 आदमी कितने दिन में खाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, अगर कंज्यूमर कम है तो डे क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, लेकिन कंज्यूमर अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो डे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जेन्युइन सी बात है, किसी कांस्टेंट सामान को अगर ज़्यादा लोग खा रहे हैं तो उसको कम दिन में ख़त्म कर देंगे, उसी को एक खा रहा है तो कई दिन तक चलेगा, ठीक है। तो इसको ये भी क्या है, किसका, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 16 इंटू 25 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स, ठीक है। और फिर सेम प्रोसीजर 16 इंटू 25 बाई 40। अब यहाँ से कट कर लीजिए, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, एक्स इक्वल टू 2 5 जा 10, मतलब 10 डेज में। तो देखिए यहाँ पे 10 डेज हो गया। अब देखिए यहाँ पे आदमी कम थे तो दिन ज़्यादा था, आदमी ज़्यादा हुए दिन कम हो गया, तो ये क्या हो गया आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन। और इस तरह से इसको 10 दिन में वो आदमी क्या कर लेंगे, खा लेंगे। फिर अगर हम लोग अलग दूसरा क्वेश्चन देखें, अब देखिए 65 हॉर्सेस कैन ग्रेज द फील्ड इन 18 डेज। अब देखिए 65 हॉर्सेस ग्रेज फील्ड इन 18 डेज। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी हॉर्सेस विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 13 डेज, ठीक है। उसी फील्ड को अगर पूछा जा रहा है कितने हॉर्स लगेंगे, कितने घोड़े लगेंगे उसी फील्ड को ग्रेज करने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग के पास दिन क्या हो 13 हो, तो फिर से हमें क्या मिल गया, एक चीज़ डाटा की, एक डाटा मिसिंग है और तीन डाटा दिए हुए हैं। तो 3 डाटा दिए हुए हैं और हमको पता है कि कांस्टेंट चीज़ है, क्या है कांस्टेंट, क्या है फील्ड है कांस्टेंट। तो अब वहाँ पे अब फील्ड को अगर एरिया भी दे दिया रहता तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दे दिया 5 पर मीटर स्क्वायर, कोई कुछ घोड़े हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यहाँ पे ये है कि जो 65 घोड़े हैं वो 18 दिन में खा जाते हैं, ठीक है। तो 65, अब ये किसके बराबर होंगे, जो मान लीजिए कि एक्स घोड़े उसको 13 दिन में ही खा जाते हैं,
तो x घोड़े, उसको लिख लेंगे x मल्टीप्लाई बाई 30। तो ये भी उतना, ये भी खा गया और ये भी खा गया, दोनों खाए, एक ही फील्ड को खाए तो एक ही बराबर हो गए। ठीक है, अब चाहे एक थाली है, उस थाली का प्राइस 265 रुपये है, तो चलिए एक थाली को 1 लोग खाएं और चाहे एक थाली को 10 लोग खाएं, पैसा उसका वही है, मतलब कांस्टेंट प्राइस क्या है, पैसा है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू 65 इंटू 18/13। अब इसको 13 5 जा 65, x इक्वल टू 18 इंटू 5, 18 5 जा 90। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि कब हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ कर रहे थे और कब हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन का यूज़ कर रहे हैं, कैसे उनके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिस ख़त्म होता है और अभी इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो आप लोग घर से करके लाएंगे। मैं आपको एज होमवर्क दे के जा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है जिसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आप होमवर्क करके आएंगे। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे असली, मतलब और भी जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं किसके, टाइम एंड वर्क के, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन, यानी कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस इसके टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे, और हम लोग इस चैप्टर को फिर क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, जो भी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहा हूँ वो समझ में आया। और ये कॉन्सेप्ट अगर जो लोग अच्छे से पढ़ लिए उनको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कभी भी दिक्कत नहीं डालेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को हम लोग करते हैं ख़त्म। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और आप लोग देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड से इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नए